नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अनलर्न में। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे टाइम एंड वर्क पार्ट 6, जिसमें मैं मैन डेज और आवर्स बेस्ड जो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो मेरा नाम गौरव है। और ये जो यूट्यूब चैनल है, जस्ट आप लोगों के लिए बता दिया जाए कि एक्सक्लूसिवली बैंकिंग और इंश्योरेंस सेक्टर एग्जाम्स के लिए बनाया गया है, जो उसके एस्पिरेंट्स हैं उनको ताकि मदद मिल सके। तो जस्ट मैंने कितने पार्ट्स डिस्कस किए हुए हैं, जस्ट थोड़ा सा आप लोगों को बता देता हूँ। तो मैंने जनरल टाइप ऑफ क्वेश्चन डिस्कस किया हुआ है पार्ट 1 में, देन एफिशिएंसी बेस्ड क्वेश्चंस, पेयर फॉर्मेशन, देन मेन विमेन बेस्ड क्वेश्चंस, और आपके पास लास्ट जो वीडियो में स्क्वायर रूट टेक्निक मैंने डिस्कस किया था। आई होप आप लोगों ने वीडियो देख लिया होगा सारे। अगर आप लोगों ने नहीं देखा हुआ है तो प्रीवियस पूरे वीडियोस देख लीजिए। ये पार्ट 6 हम लोग कर रहे हैं। तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे, जिसमें मेन डेज और आवर्स वाला जो क्वेश्चन होता है, जो आपके पास क्या अप्रोच होती है उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, और उसमें कैसे एक्सेप्शनल बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये सारे क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। तो जस्ट एज अ बेसिक कॉन्सेप्ट मैं डिस्कस करूं तो पहले मैं फॉर्मूला आप लोगों को बता देता हूं कि फॉर्मूला कौन सा होता है। दैट इज समथिंग लाइक, आपने पढ़ा होगा बचपन में M1D1। बचपन मतलब ज्यादा बचपन नहीं, 9th 10th में जो आपने पढ़ा होगा, M1D1 H1E1 अपॉन W1 इज इक्वल्स टू M2D2H2E2 अपॉन W2। ये आपके पास कुछ बराबर दिया होता है, किताबों में ऐसा दिया होता है। सवाल बस ये बनता है कि आप ये जो बराबर करते हैं, बेसिकली किस चीज को इक्वेट करते हैं। अगर आपने किसी भी स्टूडेंट से अगर आप बात करेंगे और आप पूछेंगे कि ये जो इक्वेट किया जाता है, किस चीज को इक्वेट किया जाता है, तो 90% ऑफ स्टूडेंट्स वोंट बी एबल टू आंसर कि ये इक्वेट किसको करते हैं। तो कई लोग बोलते हैं कि हम लोग बेसिकली वर्क को इक्वेट करते हैं, यहाँ पर वर्क को इक्वेट कर रहे हैं। तो जस्ट बता दूं कि यहाँ पर वर्क को इक्वेट नहीं कर रहे हैं, लेकिन हाँ, जो ये रिलेशन आया है ये जरूर वर्क को इक्वेट करने के बाद आया है, लेकिन हम लोग यहाँ पर वर्क को इक्वेट नहीं कर रहे हैं। तो बेसिकली वर्क को इक्वेट नहीं करते हैं, यहाँ पर हम लोग यूनिटी को इक्वेट करते हैं। व्हाट डज यूनिटी मीन्स हियर? जैसे एक सिंपल से लैंग्वेज में मैं इसको बता दूंगा, और उसको ज्यादा मैं एक्सेजरेट नहीं करूंगा। कि जैसे मान लीजिए कि आपके पास 10 मजदूर है, ठीक है, और अ, एक मजदूर जो है एक दिन में मान लीजिए 5 लड्डू बनाता है। ये इनकी एफिशिएंसी हो गई, एक मजदूर एक दिन में 5 लड्डू बनाता है। तो 10 मजदूर कितना बनाएगा? 50 लड्डू एक दिन में। मैंने कहा कि इन लोगों ने मान लीजिए 20 दिन काम किया, तो कितने लड्डू बनेंगे? तो इस तरीके से जब आपने क्या किया, एफिशिएंसी को मल्टीप्लाई किया, नंबर ऑफ मेन को मल्टीप्लाई किया, और नंबर ऑफ डेज को मल्टीप्लाई किया, ये सब मल्टीप्लाई करके आपके पास क्या मिलता है? वर्क। तो मैंने कहा कि ये सपोज करो मैंने W1 मान लिया, कुछ भी वैल्यू आएगी इसकी, 20, 10 और 5 को मल्टीप्लाई किया। अगर सेम सिनेरियो में अगर मैंने एफिशिएंसी को बदल दिया कि मान लो 6 लड्डू बनाया जाएगा, फिर आपके पास जो वर्कर्स होंगे वो शायद 15 हो गए, फिर आपके पास डेज कुछ 18 कर देगा। यहाँ पर केस में आपके पास W2 वर्क होगा, तो वर्क तो डिफरेंट हो रहा है। लेकिन अगर मैं एक सिंपल सी चीज कर दूं कि यहाँ पर W1 को यहाँ पे डिवाइड कर दूं, W1 को मैं यहाँ पे डिवाइड कर दूं, तो जस्ट मैं इसको अगर वेरिएबल वाइज लिख लूं, मैंने यहाँ पे यूज किया एफिशिएंसी। ये मैं बात कर रहा हूँ नंबर ऑफ वर्कर्स की, दैट इज सपोज नंबर ऑफ मैन की। यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ नंबर ऑफ डेज की, और यहाँ पे वर्क मैंने डिवाइड कर दिया। इक्वल्स टू कितना आ गया? यूनिटी। अगर सोच लीजिए कि एफिशिएंसी मैंने पर आवर लिया होता तो मैंने H1 को भी डिवाइड किया होता, H1 को भी मल्टीप्लाई किया होता, सॉरी। तो यहाँ पे M1D1 H1E1 और नीचे में आ गया W1। सेम अगर यहाँ से देखा जाएगा, तो जब आप नंबर ऑफ मेन या जो भी वर्कर्स हैं, डेज, उनका आवर्स, उनकी एफिशिएंसी, और आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको वर्क टू मिलता है। अगर वर्क टू से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे क्या आता है? हमारे पास यूनिटी आता है। बेसिकली हम लोग इक्वेट जो करते हैं वो आपके पास यूनिटी को करते हैं, और यूनिटी को इक्वेट करने के बाद हमारे पास ये रिलेशन आता है। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा कि फॉर्मूला कैसे बनाया जा रहा है इसका। ठीक है, चलिए इसका यूज करते हैं। और जरूरी नहीं कि आपके पास कुछ चीजें आपके पास साइलेंट रह सकती हैं। साइलेंट रहने का मतलब कि जब आवर्स का डिस्क्रिप्शन नहीं होगा, वर्क के बारे में कुछ नहीं बोला होगा, ठीक है, ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन में वर्क तो सेम ही दिया रहता है। ठीक है, जैसे अब यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करना है। A certain number of men can do a work in 60 days. If there were 8 more men, it could be finished in 10 days less. अगर मैं इसका केस बनाऊं तो आपके पास देखिए क्या बोला हुआ है, हाउ मेनी men are there, अच्छा ये पूछा हुआ है। तो अगर मैं इसमें केस बनाऊं तो सपोज देयर आर एक्स men, और ये लोग कितने डेज में काम कर सकते हैं? ये लोग 60 डेज में काम खत्म कर सकते हैं। ये आपके पास एक केस दिया हुआ है, यहाँ पे आवर्स की बात नहीं है, यहाँ पे कोई एफिशिएंसी की बात नहीं है। सेकंड केस ऐसा है कि अगर 8 और आदमी जोड़ दिए जाए, x + 8 मैन कर दिया जाए,
तो वर्क जो है 5 दिन पहले खत्म हो जाएगा। डेफिनेटली नंबर ऑफ मैन को बढ़ाएंगे आप तो नंबर ऑफ डेज लेस लगेगा, यानी 10 दिन कम, यानी पहले 60 दिन लगता तो अभी कितना लगेगा, 50 दिन, 50 डेज। अब देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ मैन है, ये डेज है, यहाँ पे नंबर ऑफ मैन ये डेज है, और बाकी किसी चीज का डिस्क्रिप्शन नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे, नंबर ऑफ मैन इंटू डेज, एक्स इंटू 60 इज इक्वल टू एक्स प्लस 8 इंटू 50, और दोनों केस में वर्क सेम है तो डिवाइड बाई वन, तो ये मेंशन करने की जरूरत ही नहीं है, इसको लिखने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। अगर मैं इसको ना भी लिखूं तब भी चलेगा। तो अल्टीमेटली अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये 0 से 0 चला गया। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा 6x इक्वल्स टू 5x प्लस 40। तो x का वैल्यू कितना आ गया हमारे पास, 40 आ गया। अब ध्यान देने वाली बात ये है कि जो नंबर ऑफ मेन का वैल्यू 40 आया हुआ है या x का वैल्यू 40 आया हुआ है, तो यहाँ पर आपसे पूछा हुआ है कि हाउ मेनी मेन आर देयर, तो आप जो है एक्स वैल्यू इसका मार्क करेंगे आंसर, या फिर एक्स प्लस 8 वाला। तो ध्यान रखिएगा कि कभी भी अगर आपके पास इफ वर्ड दिया रहता है तो हमेशा ओरिजिनल वैल्यू आपका आंसर बनती है, क्योंकि ये सपोजिटली केस है, ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। आपके पास जो भी जो एक्चुअल कंडीशन है वो ओरिजिनल वाला ही है, तो आपके पास जो राइट आंसर बनेगा दैट इज 40 मैन इज द राइट आंसर, जो ओरिजिनल केस बनेगा इसका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे बोला हुआ है कि 8 मैन वर्किंग 9 आवर्स पर डे कैन बिल्ड अ वॉल। इसका डायमेंशन दिया हुआ है, देखिए ये लेंथ ब्रेथ और हाइट के फॉर्मेट में दिया हुआ है। लेंथ ब्रेथ और हाइट, एक क्यूबॉइडल आपके पास वॉल के बारे में बात कर रहा है, कितने डेज में, 10 डेज के लिए। फिर सेकंड केस दिया हुआ है कि आपको मैन का वैल्यू निकालना है, जब डायमेंशन दूसरा दिया हुआ है लेंथ ब्रेथ और हाइट का, और आपके पास 6 आवर्स पर डे दिया हुआ है, काम को 8 डेज में खत्म करना है। देखिए यहाँ पर जो टाइप ऑफ वर्कर है, यहाँ पर भी मैन बोला हुआ है, इधर भी मैन बोला हुआ है, और यहाँ पे जो टाइप ऑफ वर्कर है उसको कुछ डिफरेंट नहीं बोला हुआ है, यानी एफिशिएंसी यूज करने का कोई मतलब नहीं है। फॉर्मूला मैं एक बार लिख देता हूँ कि मैंने फॉर्मूला लिखा था M1D1H1E1 अपॉन W1 इक्वल्स टू M2D2H2E2 अपॉन W2। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे जो स्टार्टिंग में हमारे पास जो नंबर ऑफ मैन दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, दैट इज 8 मैन दिया हुआ है, मल्टीप्लाइड बाई कितना डेज, तो 10 डेज में काम हो रहा है, यहाँ पे 10 लिख देते हैं, मल्टीप्लाइड बाई आवर्स की बात करेंगे तो 9 आवर्स दिया हुआ है, 9 लिख लिया। एफिशिएंसी मेंशन करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि इधर का एफिशिएंसी और इधर का एफिशिएंसी, दोनों तरफ का एफिशिएंसी बराबर होगा, मैंने कोई डिफरेंट ग्रुप नहीं लिया हुआ है, जैसे मैन एंड वुमेन टाइप। और यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। सो एफिशिएंसी लिखने की जरूरत नहीं है, अपॉन में वर्क की अगर बात करेंगे तो कभी भी आप दीवार खड़ी करेंगे तो जितना वॉल्यूम काम होता है वो आपका वर्क बनेगा। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड जो होता है वो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होता है, उसी फॉर्मेट में यहाँ पे दिया हुआ है, तो वर्क तो एज इट इज आ जाएगा, दैट इज 18 इंटू 2 इंटू 12। सेकंड वाले केस में नंबर ऑफ मैन नहीं पता, मैंने इसको एम मान लिया। नंबर ऑफ डेज कितना है, दैट इज 8 डेज में काम खत्म करना है, तो डेज की जगह पे डी लिख, सॉरी 8 लिख लिया मैंने। 8 मल्टीप्लाइड बाई आवर्स कितना, 6 होल डिवाइड बाई जो हमारे पास टोटल वर्क बनेगा, दैट इज वॉल्यूम ऑफ द वॉल, दैट इज 32 इंटू 3 इंटू 9। अब कुछ नहीं करना है, इसमें कैंसलेशन करना है हम लोग को, तो कैंसलेशन करने में आप लोग एक्सपर्ट हैं। 8 से 8 यहाँ पे कैंसल आउट हो गया, एंड देन यहाँ पे 6 है, दैट इज 3 से मान लीजिए 2 टाइम्स, 2 से यहाँ पे 16 टाइम्स। और देखिए यहाँ पे 9 से आपके पास कैंसल आउट करना है, तो यहाँ पे 2 टाइम्स चला गया। ये 4 से कैंसल आउट हो गया, तो ये 4 टाइम्स इसने कैंसल आउट कर दिया। दिस 4 से ये 3 टाइम्स, 3 से ये 3 टाइम्स, यानी m का वैल्यू जो आया दैट इज नथिंग बट 30। आपके पास सेकंड वाले केस में जो नंबर ऑफ मैन रिक्वायर्ड होंगे वो कितने होंगे, 30 मैन। तो दिस इज अ वेरी बेसिक क्वेश्चन, ठीक है, बट ये प्री एग्जाम वगैरह में ऐसा आ जाता है क्वेश्चन, तो मैंने बस बता दिया आप लोगों को कि किस तरीके से आप सॉल्व करते हैं। ध्यान रखिएगा एक चीज का, कि अगर वॉल बना रहे हैं तो वहां पे जो वर्क आता है, अगर डायमेंशन दिया हुआ है तो यानी वॉल्यूम बनता है, दैट इज L इंटू बी इंटू एच। सपोज कर लीजिए पेंटिंग बनेगा, या कोई लेबर जो है वो पेंटिंग कर रहे हैं, तो पेंटिंग में वॉल्यूम नहीं आता है, आपके पास सरफेस एरिया आता है। प्लस एक और चीज ध्यान रखनी होती है कि जो फ्लोर होता है आपके पास, जो जमीन वाला पार्ट होता है, वो आपके पास उसको पेंट नहीं किया जाता। पेंट आपके पास 5 डायमेंशंस को किया जाता है, ठीक है, 5 आपके पास साइड को किया जाता है, दैट इज आपके पास 4 दीवारें और एक टॉप को किया जाता है, ठीक है। तो आपके पास वो एक केस अलग हो जाएगा, जिसके बारे में मैं आगे चल के मिसलेनियस क्वेश्चंस कराऊंगा आप लोगों को। एनीवेज नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 38 men working 6 hours per day can do a piece of work in 12 days. Find the number of days in which 57 men working 8 hours a day can do twice the work. Assume that, अब देखिए यहाँ पर इधर भी मैन यूज किया हुआ है, इधर भी मैन यूज किया हुआ है, लेकिन यहाँ पे कंडीशन दिया हुआ है, assume that 2 men of the first group do as much work in 1 hour as 3 men of the second group
डू इन 3/2 आवर्स। अब देखिए ये जो दोनों ग्रुप में जो मैन यूज कर रहा है वो अलग अलग है, तो इनकी एफिशिएंसीज अलग अलग आएंगी, तो एफिशिएंसी को यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। जैसे मैंने बोला 38 मैन, तो मैंने यहाँ पे M1 लिख दिया, मल्टीप्लाइड बाई कितने आवर्स, 6 आवर्स, कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज। अब देखिए यहाँ पे जो वर्क हो रहा है, सपोज कर लीजिए वर्क मैंने 1 मान लिया। सेकेंड वाले केस में 57 मैन, यानी यहाँ पे M2 मान लेते हैं, एफिशिएंसी कुछ और है, वर्किंग 8 आवर्स, कैन डू द ट्वाइस द वर्क, ठीक है। और आपके पास ये डेज पूछा हुआ है, अच्छा 8 आवर्स में काम करते हैं, कितने डेज में ये नहीं पता है आपको, और ट्वाइस वर्क करना है। अगर यहाँ पे वर्क 1 हो रहा था तो यहाँ पे वर्क कितना करना है, डबल करना है, तो 2 से मैंने डिवाइड कर दिया। अब देखिए यहाँ पे M1 M2 का तो रिलेशन नहीं पता, M1 M2 का रिलेशन आपके पास यहाँ से आएगा कि एज्यूम दैट 2 men ऑफ द फर्स्ट ग्रुप डू एज मच वर्क इन 1 hour एज 3 men ऑफ द सेकेंड ग्रुप डू इन 3/2 आवर्स। अब इसको सॉल्व करते हैं। 2 men ऑफ द फर्स्ट ग्रुप, 2 men of the first group do as much work in 1 hour as 3 men of the second group in 3/2 hours। ये आपके पास दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ पे M1 और M2 का अगर वैल्यू निकालेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे कितना बनेगा, दैट बिकम्स 9/4। इसका मतलब ये होगा कि जहां पर भी आपके पास N1 दिया हुआ है यानी 9 पुट कर दीजिए, M2 की जगह पे आप 4 पुट कर दीजिए, M1 की जगह पे 9 पुट कर देते हैं। तो यहाँ पर इसको नीचे में लिख देता हूँ, दैट बिकम्स 38 इंटू 9 मल्टीप्लाइड बाई 6 इंटू 12 डिवाइड बाई 1। M2 की जगह पे 4 पुट करेंगे, 57 इंटू 4 मल्टीप्लाइड बाई 8 मल्टीप्लाइड बाई D अपॉन में यहाँ पे 2, ठीक है। तो यहाँ तक मैंने बना दिया, अब इसको कैंसिल करना है बस आपको। तो यहाँ पे देखिए 19 से 3 टाइम्स, 19 से ये 2 टाइम्स, अब और क्या जाएगा, ये बनेगा 32, और यहाँ पर इसको कैंसिल आउट कर देते हैं। तो दिस इज 4 से 2 टाइम्स, और यहाँ पर 4 से 3 टाइम्स, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। नेक्स्ट अगर इसको कैंसिल आउट करेंगे तो दिस बिकम्स कितना, यहाँ पर 3 से गया, ये 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, और आपके पास देखिए 54 और ये 2 108, यानी डी का जो वैल्यू आ रहा है दैट इज 54, 27 डेज आपके पास आएगा। इसको कैंसिल आउट करेंगे तो, ठीक है, 2 से 2 टाइम्स, 2 से ये 3 टाइम्स, 2 से ये आपके पास, सॉरी ये 2 से ये कैंसिल आउट हो गया, तो 9 3 कितना बनेगा, 27 डेज बनेगा, ठीक है। कैंसिलेशन आप देख लीजिएगा, तो डी बराबर कितना आएगा, 27 डेज, दैट इज ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। देखिए बिल्कुल स्टैंडर्ड क्वेश्चन है जो आपके पास एग्जाम में पूछे जाते हैं। आई होप आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा ये चीज, ठीक है। प्लीज वीडियोस को बार बार देखिए अगर एक बार में क्लियर नहीं हो रही चीजें तो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये जो खाने वाला क्वेश्चन होता है, ठीक है, अब इसमें भी क्या होता है कि कुछ नहीं, जितने मैन है जितने डेज तक का खाना है, ठीक है, ये आप लोगों को कुछ चीजों को ध्यान रखना है। सो सी 1500 मैन हैज फूड फॉर 60 डेज, ऐसे भी मान सकते हैं सेम स्टेटमेंट को कि 1500 आदमी 60 दिन में कोई काम कर सकते हैं। 25 दिन बाद 500 आदमी काम को छोड़कर चले आ रहे हैं, या फिर 500 मैन सॉरी ज्वाइन, 500 और आदमी ज्वाइन करते हैं। हाउ लॉन्ग विल द रिमेनिंग फूड लास्ट। डेफिनेटली आपके पास अगर एक्स्ट्रा आदमी आ रहे हैं तो जो खाना चलेगा वो कम दिन के लिए चलेगा। अब इसको मैं डायग्रामेटिकली अगर देखूं तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि 1500 आदमी अगर 60 दिन तक काम कर सकते हैं, इसमें 25 दिन का ये लोग काम कर चुके हैं, ठीक है। तो देखिए एक आपके पास क्वेश्चन में बनेगा ब्रेकिंग पॉइंट, 1500 आदमी आपके पास 25 दिन तक काम कर सकते हैं, 25 दिन तक खाना खा रहे हैं एज इट इज। 25 दिन के बाद आपके पास चेंजेस आ रहा है। अगर 1500 आदमी को ही खाना खाना होता तो आपके पास कितने दिन तक खाना खाते, 60 दिन तक खाना खाते, 60 डेज। लेकिन अगर आपके पास देखिए 25 दिन तक तो खाना खा लिया, अब इसके बाद अगर आपने 500 एक्स्ट्रा लोगों को लगा दिया काम पे या खाने पे, ठीक है, तो अगर 1500 को ही खाना होता इस रिमेनिंग फूड को, तो 60 में से मैं 25 डेज को माइनस कर दूंगा तो ये खाना 35 दिन तक रिमेनिंग चलता। अगर 1500 लोग काम करते तो 35 दिन तक ये खाने को खाते, ठीक है। 1500 आदमी 25 दिन तक खा चुके हैं, तो रिमेनिंग खाना जो आपके पास है वो 1500 आदमी 35 दिन तक खाते हैं। लेकिन ऐसा हुआ कि 500 एक्स्ट्रा आदमी जुड़ गए, तो अगर 500 एक्स्ट्रा आदमी जुड़ जाएंगे तो अब इस रिमेनिंग फूड को कितने लोग खाएंगे, दैट इज 200 में, और कितने डेज तक, डी डेज तक, ठीक है। रिमेनिंग फूड के लिए पूछ रहा है तो आपको डेफिनेटली डी का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो जिस खाने को इस ये जो रिमेनिंग फूड है इसको 1500 मैन अगर 35 डेज में खा सकते हैं, तो 2000 आदमी कितने डेज में खा सकते हैं, डी डेज में। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। अगर 500 से कैंसिल आउट करेंगे तो 4 टाइम्स, 500 से ये 3 टाइम्स,
डी का वैल्यू जो आएगा दैट बिकम्स 105/4 days। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो दैट बिकम्स 52.5, दैट बिकम्स 26.25 days। द आंसर इज 26.25। फाइन, सवाल पे चलते हैं। अ ग्रुप ऑफ 800 men हैज फूड फॉर 50 days। आफ्टर 35 days 500 men लेफ्ट। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इसको सेम तरीके से बनाते हैं। अब यहाँ पे कुछ लोग चले जा रहे हैं। 800 आदमी 50 दिन तक खाना खा सकते हैं। कितने दिन तक खाना खाते हैं? 35 दिन तक। 35 दिन के बाद एक ब्रेकिंग पॉइंट बन रहा है आपके पास। यहाँ पे देखिए 800 आदमी ने अगर ये खाना जो है 50 दिन तक खा लिया, 35 डेज तक, 35 डेज तक खाना खा लिया, तो अगर 800 ही आदमी रहते तो जो ये रिमेनिंग खाना है ये कितने डेज तक खाते? 800 मैन रहते तो ये रिमेनिंग खाना कितने डेज तक खाते? 15 डेज तक। अगर 400 आदमी छोड़कर चले जाते हैं, ठीक है, अगर छोड़कर चले जाएंगे तो डेफिनेटली यहाँ पे छोड़ के जा चुके हैं, तो 800 में से 400 चले गए तो कितने बचे? 400 में। अब इस चीज के लिए देखिए M1 D1 लगाने की जरूरत नहीं है मुझे। ठीक है, रिमेनिंग फूड कितने दिन तक लास्ट करेगा? 800 आदमी जिस खाने को 15 दिन तक खाएंगे तो 400 आदमी, अगर नंबर ऑफ मैन को देखे तो हाफ हो चुका है, तो नंबर ऑफ डेज आपके पास डबल हो जाएगा, 30 डेज। ठीक है, अगर 800 आदमी 15 दिन तक खाएंगे तो 400 आदमी कितने दिन तक खाएंगे? 30 दिन तक। ठीक है, अब देखिए इसमें दो तरीके के सवाल पूछा पूछा जाता है कि रिमेनिंग फूड कितने दिन तक चलेगा, तो रिमेनिंग फूड का आंसर आएगा 30 दिन। पूरा खाना इस केस में कितने दिन तक चलेगा? तो देखिए 35 दिन तक तो ये लोग खाना खा ही रहे हैं। अगर अब रिमेनिंग खाना 400 आदमी खाते तो 30 दिन तक खाते, पूरा खाना 65 दिन तक चलता। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, चाहे रिमेनिंग फूड पूछेगा चाहे टोटल आपके पास खाना कितने दिन तक चला। तो आपके पास रिमेनिंग पूछा हुआ है तो इसका आंसर बनेगा 30 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। A contractor undertook a certain work in 80 days and employed 72 men to do it. After 20 days, he found that one third of the work has been finished. अब देखिए एक सिंपल सी बात, एक आपके पास तो ऐसे सवालों में आपको ध्यान देना होता है कि ब्रेकिंग पॉइंट आता है, कुछ दिन बाद ब्रेकिंग पॉइंट बनता है, जैसे पिछले दोनों सवालों में मैंने डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, कुछ दिन बाद कुछ मैन छोड़कर चले जा रहे हैं, कुछ लोगों को ऐड कर दिया जा रहा है, वो एक ब्रेकिंग पॉइंट बनता है। सेकंड चीज होता है कि आपके पास जो भी टाइम दिया हुआ है वो एक्चुअल टाइम दिया हुआ है, एक्चुअल टाइम दिया हुआ है, और आपके पास ये टारगेट टाइम दिया हुआ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है समझने के लिए। जैसे क्या कहने का मतलब है, अब कॉन्ट्रैक्टर, एक जब ठेकेदार कोई चीज का ठेका लेता है और उसको कोई काम को 80 डेज में करना है, इस काम को उसे, सॉरी, उस काम को उसे 80 डेज में करना है, तो ये उसने एक कॉन्ट्रैक्ट लिया हुआ है, ये इनका एक्चुअल टाइम नहीं होगा, ये इनका टारगेट टाइम है। आप बिल्कुल भी ऐसा नहीं बोल सकते हैं, कोई भी स्टूडेंट ऐसा ना करे कि 72 मैन मल्टीप्लाइड बाय आप 80 डेज कर दें। इसका मतलब ये होता है कि 72 मैन 80 डेज में काम कर सकते हैं। 72 मैन को टारगेट दिया गया है 80 डेज में काम करने का, तो ये आपका टारगेट होता है। इस तरीके से आप मल्टीप्लाई आप बिल्कुल भी मत करिएगा। अब एक सिंपल सी बात बताइए, अगर 20 दिन में वन थर्ड काम ये लोग एक्चुअल में खत्म कर रहे हैं, इसका मतलब पूरा काम 60 दिन में खत्म करेंगे। कैसे? दैट इज, यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग, वन थर्ड वर्क अगर 20 डेज में खत्म हो रहा है, पूरा वर्क दैट इज 20, 1/3 डिवाइड करेंगे तो ऊपर में 20 × 3 हो जाएगा, यानी कितना आ जाएगा? 60 डेज में ये लोग पूरा खत्म कर सकते हैं, जो कि टारगेट तो मेरा 80 डेज का है। अब ऐसा हुआ कि 20 दिन बाद इसने रियलाइज किया कि एक तिहाई काम तो खत्म हो चुका है, यानी पूरा काम 60 दिन में खत्म हो जाएगा। यानी डेफिनेटली अगर मुझे 80 दिन में आराम से काम खत्म करना है तो मैं कुछ लोगों को काम से निकाल दूंगा। अब कैसे बनेगा ये सवाल देखिए, इस चीज को हम लोग ऐसे कर सकते हैं। चलिए देखिए, 72 मैन आपके पास 20 दिन तक काम कर चुके हैं। 72 मैन 20 डेज तक एक्चुअल में काम किए हैं, और 20 डेज तक कितना काम खत्म हुआ है? दिस इज वन थर्ड काम खत्म हो चुका है। व्हाट इज द रिमेनिंग वर्क? आप 1 में से 1/3 माइनस कर देंगे तो कितना बनेगा? 2/3 इज द रिमेनिंग वर्क। 2/3 रिमेनिंग वर्क है, जिसको कितने लोग करेंगे? अब देखिए कुछ लोगों को काम पर निकाल दिया जा रहा है, काम से निकाल दिया जा रहा है। तो मान लीजिए मैंने कहा कि एक्स मैन को काम से निकाल दिया गया, जिसके लोग जिसका वैल्यू निकालना है। तो एक्चुअली में 2/3 वर्क को कितने लोग करेंगे? दैट इज 72 माइनस का एक्स लोग काम करेंगे,
और अगर मुझे 80 दिन में काम करना है, काम जो है 20 दिन का खत्म हो चुका है, तो जो रिमेनिंग काम करना होगा मुझे कितने दिन में करना होगा, दैट इज 60 डेज में करना होगा। ठीक है, अब आप सिंपल सी तरीके से अगर यहाँ पर M1D1 का यूज करें, कैसे, दैट इज देखिए, आप पहले फर्स्ट पार्ट को देखिए, 72 मैन 20 डेज में कितना वर्क, 1/3 वर्क खत्म करते हैं। 72 मैन 20 डेज में 1/3 वर्क खत्म करते हैं। तो 72 माइनस एक्स मैन कितने डेज में, 60 डेज में कितना वर्क, 2/3 काम खत्म करेंगे। तो इसको आप इक्वेट कर दीजिए। हमने क्या इक्वेट किया हुआ है, हमने यूनिटी को इक्वेट किया हुआ है, ध्यान रखिएगा। 3 से 3 कैंसल आउट हो गया, 20 से ये 3 टाइम्स कैंसल आउट हो गया, देन ये 3 से कितना 24 टाइम्स। आपके पास 72 माइनस एक्स का जो वैल्यू आया होगा, 2 मैंने यहाँ पे 24 से मल्टीप्लाई किया तो कितना बनेगा 48, एक्स का वैल्यू कितना आएगा 24। तो राइट आंसर विल बी कितना, 24 मैन को काम से निकाला जाएगा, तब जाके आपके पास जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई होगा। ठीक है, ये एक और सवाल देख लेते हैं। अ पीस ऑफ वर्क इज सपोज टू बी कंप्लीटेड इन 100 डेज, दिस इज द टारगेट टाइम। ठीक है, दिस इज द टारगेट टाइम। 11 men are employed to do the work. It is found that after 50 days only 1/3 of the work is completed। ठीक है, अगर मैं बिना डायग्राम बनाए इस क्वेश्चन को सॉल्व करूं तो मैं ऐसे लिख सकता हूं कि 11 आदमी, 11 मैन, और इस काम को कितने डेज में करते हैं, 50 डेज में। कितने वर्क को, दैट इज 1/3 वर्क। ठीक है, अब एक सिंपल सी बात है, देखिए 1/3 वर्क अगर 50 डेज में खत्म हो रहा है तो कंप्लीट काम 1/3 तीन बार अगर हम करेंगे तो हमारे पास पूरा काम खत्म होगा, यानी 50 50 50 को तीन बार रखेंगे तो 150 दिन में काम खत्म होगा। हमें काम तो 100 दिन में खत्म करना है। तो 11 आदमी अगर 50 दिन में जिस भी स्पीड से काम कर रहे हैं, 1/3 काम खत्म हुआ है, तो आपके पास डेफिनेटली एडिशनल मैन को काम पे लगाना पड़ेगा। कितने एडिशनल, तो मैंने कहा कि सपोज एक्स मैन एडिशनल मैंने लगा दिया, हमारे पास अब जो काम करेंगे वो 11 प्लस एक्स मैन काम करेंगे कितने डेज तक। अगर काम को मुझे 100 दिन में खत्म करना है, जिसमें से 50 दिन का काम हो चुका है, तो रिमेनिंग डेज कितना बनेगा 50, और रिमेनिंग वर्क कितना आएगा। अगर 1/3 काम खत्म हो गया तो जैसे पिछले वाले में किया था हमने, 1 माइनस 1/3 करेंगे तो 2/3 काम यहाँ पे खत्म हो जाएगा। 3 से 3 कैंसल आउट हो गया, 50 से 50 यहाँ पे कैंसल आउट हो गया। और ये बताइए, ये अगर 2 इधर मल्टीप्लाई होगा, जिसको अक्सर हम लोग भूल जाते हैं, तो ये बनेगा 22 इक्वल्स टू 11 प्लस एक्स। वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 11। हमारे पास 11 एक्स्ट्रा मैन रिक्वायर्ड रहेंगे, दैट इज डी ऑप्शन, जिनसे हमारा क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व होगा। तो ध्यान रखिएगा, जैसे हम लोग बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करके कुछ हाई लेवल क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, कुछ ट्रिकी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, तो आप लोगों को एक बार नहीं कई बार वीडियोस को देखना पड़ेगा कि कहाँ पर आपको किस एक्सेप्शन को लगाना है, किस टाइप ऑफ क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, यू डोंट हैव टू गेट कंफ्यूज्ड। ठीक है, ये सवाल देखिए आप बहुत सारे कॉमन किताबों में हमेशा पा जाएंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बिल्डर decided to build a farmhouse in 40 days. Trust me, this is the target time, not the actual time. 100 आदमियों को काम पे लगाया गया था और 100 और आदमियों को 35 दिन बाद काम पे लगाया जाता है, और एंड completed the construction in stipulated time। जब 35 दिन बाद 100 एक्स्ट्रा आदमी को काम पे लगाया जा रहा है तो जो भी गारंटीड टाइम था उसमें काम खत्म हो जाता है। अगर एक्स्ट्रा आदमी को काम पर नहीं लगाया जाता तो कितना दिन बिहाइंड शेड्यूल जो आपके पास काम खत्म होता है। जरा मैं इसको डायग्रामेटिकली बनाऊं तो देखिए ऐसा हो रहा है एक्चुअल में कि यहाँ पर 40 दिन का टारगेट है मेरा, 40 डेज का, इसे मुझे नहीं भूलना है। 100 आदमी कितने दिन तक काम करते हैं, 35 डेज तक तो पहले काम कर रहे हैं 100 आदमी। तो 100 मैन आपके पास 35 डेज तक काम करते हैं। फिर जो रिमेनिंग काम है उसको करने के लिए 100 एक्स्ट्रा आदमियों को काम पे लगाया जाता है, यानी कितने आदमियों को, 200 आदमियों को काम पे लगाया जाता है। काम आपके पास स्टिपुलेटेड टाइम में खत्म हो जाता है, यानी टाइमली खत्म हो जा रहा है। तो आपके पास 35 दिन का अगर काम हो चुका है, 40 दिन में काम करना है, तो कितने दिन का काम बचा हुआ है, 5 दिन का। 200 आदमी जो है वो रिमेनिंग काम 5 दिन में करेंगे। अब पॉइंट ये है कि बोल रहा है कि अगर एक्स्ट्रा आदमी को काम पे नहीं लगाया जाता तो कितने दिन बिहाइंड शेड्यूल काम खत्म होता। इसका मतलब इस रिमेनिंग काम को सिर्फ 100 ही लोग काम कर रहे होते, इस रिमेनिंग काम को सिर्फ 100 लोग कर रहे होते। तो ये 100 लोग कितने दिन में काम करते हैं, मान लीजिए डी डेज में काम करते हैं। आप नॉर्मली कंपेयर करके देख सकते हैं कि जो काम को 200 आदमी 5 दिन में करेंगे, उसी काम को 100 आदमी, यानी नंबर ऑफ मैन हाफ हो गया, तो नंबर ऑफ डेज कितना लगेगा, डबल, यानी 5 का डबल कितना लगेगा, 10 डेज।
200 आदमी जिस काम को 5 दिन में करेंगे तो 100 आदमी कितने दिन में करेंगे? 10 डेज में करेंगे। ठीक है, तो 10 डेज में ये रिमेनिंग काम खत्म होगा। अगर मैं इस केस में पूछूं आपसे कि अगर पूरे काम को 100 आदमी कर रहे होते तो देखिए स्टार्टिंग का 35 दिन और आखिरी का 10 दिन, कुल टाइम कितना लगता? 45 डेज टोटल टाइम। जो आपके पास स्टार्टिंग का 35 और आखिरी का 10, कुल टाइम लगता 45 डेज। 45 डेज, अगर 45 डेज लगता, टारगेट आपका 40 दिन का है, तो कितना दिन शेड्यूल बिहाइंड, कितना दिन बिहाइंड काम खत्म हुआ? दैट इज 45 में से 40 माइनस करेंगे तो 5 दिन, 5 डेज बिहाइंड काम खत्म हुआ। ये आपका आंसर बन गया। ठीक है, देखिए हम लोग कैन वर्क बहुत कम इस्तेमाल कर रहे हैं, इसमें बिल्कुल भी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलो तब सिमिलर तरीके से अगला क्वेश्चन है। 30 men इज सपोज टू डू वर्क इन 35 डेज, ये टारगेट टाइम है। 25 दिन बाद 5 और आदमियों को काम पे लगाया जाता है। इसका मतलब हमारे पास डायग्राम कुछ इस तरीके से बनेगा कि ये आपके पास जो 30 आदमी हैं, ये 30 men कितने डेज तक काम करते हैं? ये 25 डेज तक तो काम कर रहा है। 35 दिन टारगेट है, लेकिन 25 दिन के बाद कुछ कंडीशन बदल रहा है, और देखिए यही आपके पास ब्रेकिंग पॉइंट है। अगर 5 more men वर एम्प्लॉयड, तो 30 आदमी काम कर रहे थे, अगर 5 और आदमी को काम पे लगाया जाएगा तो कितने आदमी हो जाएंगे? 35 आदमी। काम जो है एक दिन पहले खत्म हो जाता है। ध्यान से देखिएगा, 35 दिन टारगेट है, अगर 25 दिन का काम हो चुका है तो यानी 10 दिन का काम बचा है। एक दिन काम पहले खत्म हो जाएगा तो हम लोग यहाँ पे ये जो रिमेनिंग टाइम है वो 9 डेज ही आएगा। 25 + 9 दैट बिकम्स 34। 35 से एक दिन पहले काम खत्म हो रहा है। ठीक है, जो रिमेनिंग काम है एक्चुअल टाइम में अगर खत्म होता तो 10 दिन में खत्म होना चाहिए था, एक दिन पहले खत्म हो रहा है तो 9 डेज में खत्म हो जाएगा। अब पॉइंट क्या है कि हाउ मेनी डेज वुड इट हैव बीन डिलेड इफ 5 more men वर नॉट एम्प्लॉयड। ठीक है, अगर इस रिमेनिंग काम को सिर्फ 30 आदमी ही काम कर रहे होते तो कितने दिन में काम करते? मान लीजिए डी में काम करते हैं। हम लोग इस रिमेनिंग को ही बस इक्वेट करते हैं, रिमेनिंग वाले को कितना बनेगा? 35 men जिस काम को 9 डेज में खत्म करते हैं, आपके पास 30 men उस काम को कितने दिन में खत्म करेंगे? तो डी डेज में खत्म करेंगे। ठीक है, डिले हम लोग को निकालना है, एनीवेज निकालते हैं हम लोग। 5 से इसको कैंसिल आउट करेंगे 6 टाइम्स, 5 से 7 टाइम्स, 3 से 2 टाइम्स, 3 से 3 टाइम्स। डी का वैल्यू बेसिकली कितना आएगा? 21/2, दैट इज नथिंग बट 10.5 डेज। 10.5 डेज। अब देखिए 10.5 डेज का मतलब क्या हो गया? अगर इसी काम को पूरे 30 लोग कर रहे होते तो स्टार्टिंग का 25 दिन लगा होता, और ये स्टार्टिंग का 25 दिन और यहाँ पे 10.5 डेज, तो कुल मिला के कितना लगता? 35.5 डेज। काम तो खत्म करना था 35 दिन में, यानी कितना दिन डिले होता हमारे पास? दैट इज 0.5 डेज डिलेड होता है। तो जस्ट सोल्यूशन पे मत जाइए, कुछ कुछ हमारे पास कुछ थ्योरीज भी बताई जा रही है बीच बीच में जो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इनको वीडियोस को जब आप बार बार देखेंगे, ट्रस्ट मी, 35th क्वेश्चन हमने किया हुआ है, जो लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, और बाकी सारे क्वेश्चन हमारे पास नेक्स्ट वीडियो में आएंगे आप लोगों के लिए। तो जो लोग भी स्टार्टिंग से मेरे वीडियोस को देखेंगे, आप लोगों को तभी फर्क पड़ेगा। ऐसा नहीं कि कुछ रैंडम या कुछ जादू वाली चीज बताई जा रही है। इट इज वेरी बेसिक। कुछ एक्सेप्शनल केसेस, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हर वीडियोस में कराए जा रहे हैं, तो वो जब स्टार्टिंग से देखेंगे तब आप ज्यादा कनेक्ट कर पाएंगे उस चीज से, तब ज्यादा आप लोगों को हेल्प मिलेगी। एंड ये यूट्यूब चैनल सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को हेल्प करने के लिए बनाया गया है कि आप लोगों की स्टडीज में हेल्प मिले, जितने भी बैंकिंग एस्पिरेंट है। ठीक है, पिछले 5 सालों से पढ़ा रहा हूँ, तो जितना भी मेरा एक्सपीरियंस है मैं आप लोगों को सब उतना प्रोवाइड करना चाहता हूँ यहाँ पर। ठीक है, और इसीलिए हमने यहाँ पे एडवर्टीजमेंट ऑन नहीं किया हुआ है ताकि आप लोगों की पढ़ाई डिस्टर्ब ना हो। ठीक है, सो जितने भी स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड हैं, टेलीग्राम चैनल मैथ्स बाय गौरव सर ये ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, अगर वीडियोस पसंद आ रहा हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, और मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।